सड़क तेरे बाप की नहीं है, गाड़ी को हाथ कैसे लगाया? तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक 4 लोग अपनी जान गंवा चुके होंगे। इसमें भी हमने रिकॉर्ड बनाया हुआ है। भारत में हर घंटे कुछ 19 लोगों की जान रोड एक्सीडेंट में जाती है, यानी लगभग हर 3 मिनट में सड़क पर कोई ना कोई अपनी जान खो रहा है। अहमदाबाद मर्सिडीज हिट एंड रन केस, मुंबई BMW हिट एंड रन केस, पुणे ऑडी हिट एंड रन केस, पुणे पोर्शे कार क्रैश। जानते हैं इन सब में कॉमन क्या है? कार एक्सीडेंट जाहिर है, लेकिन कुछ और भी है। जर्मन कारें, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, पोर्शे, सब की सब जर्मन कारें। तो क्या जर्मन कारें भारत में लोगों की जान ले रही हैं? गलती किसकी है? गाड़ी की, गाड़ी चलाने वाले की, या फिर गाड़ी चलाने की परमिशन देने वालों की? एक्सीडेंट्स मोस्टली दूसरे की वजह से होते हैं और खुद की वजह से अगर आप स्लो भी चला रहे हो तो भी आप हाई रिस्क में कि आपका एक्सीडेंट होगा ही होगा, बिकॉज दूसरा कैसे ड्राइव कर रहा है वो आपको आइडिया नहीं। इस ग्रुप में स्पेशली यंग जनरेशन में स्पीड को बहुत लोग मानते हैं कि अच्छी ड्राइविंग मतलब स्पीड में ड्राइविंग कर रहा है। 500 रुपये लिया, जेब में रखा, छोड़ दिया, इसलिए ज्यादा छूट मिली हुई है लोगों को। बच्चों के पेरेंट्स उन्हें ये अलाउ कर रहे हैं कि आप अभी से गाड़ी ले जाओ, जब तक उनका लाइसेंस ही नहीं बनने दे रहे। और अगर यही दिक्कत है तो आप लाइसेंस की एज थोड़ी कम कर दो। फिर जब आपको पता है बच्चे आजकल 16-17 की एज में गाड़ी सीखना शुरू कर देते हैं, तो आप 18 की जगह 16 की एज कर दो लाइसेंस की, कि अगर वो गाड़ी चला भी रहे तो प्रॉपर लाइसेंस टेस्ट के साथ तो चला पाए गाड़ी। गाड़ी इंडियंस के लिए मेरे हिसाब से बहुत वैल्यूबल चीज़ है। तो कुछ भी अगर वैल्यूबल चीज़ का कुछ भी हो तो गुस्सा ज़्यादा आता है, तो दूसरे पे निकाल दे झगड़ा हो जाता है। ये भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, सही से चलाओ, दूसरों को भी देखो, खुद को भी देखो, हेलमेट वगैरह लगा के चलो, कार की स्पीड कम रखो, दूसरों को भी समझो इंसान है, जानवर तो है नहीं रोड पे चल रहे जो। बस 2 साल पहले नितिन गडकरी साहब ने देश के लिए ये लक्ष्य रखा था। 3% of the GDP we are losing because of the accidents, and now I feel that already it is a mission for the government and for the people and the society that 2030 we have decided to reduce the road accident by 50%. और अब वो मान चुके हैं कि 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं को आधा करने का ये लक्ष्य हासिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसमें ह्यूमन बिहेवियर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी विचित्र स्थिति हमारे देश में। तो जब तक लोग कानून का सम्मान नहीं करेंगे तब तक देश के GDP को हर साल 3 से 5% का नुकसान होता रहेगा, क्योंकि लोग महंगी लग्जरी कार्स तो खरीद लेंगे, लेकिन जब ये समझ ही नहीं होगी कि वो कारें कुछ खास किस्म की सड़कों के हिसाब से बनी हैं और उन्हें अपनी सड़कों, अपने ट्रैफिक के हिसाब से ढालने की ज़रूरत है, ना कि बगैर सोचे समझे उनकी स्पीड टेस्ट करने की। देखिए, पिछले सालों में भारत में 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। बावजूद इसके हमारे पास दुनिया भर में जितनी गाड़ियां हैं उसका सिर्फ 1% है। आई रिपीट, ओनली 1%। और एक्सीडेंट्स के मामले में हम दुनिया में सबसे आगे हैं। पूरी दुनिया में सड़क पर होने वाले हादसों में जितने लोग अपनी जान गंवाते हैं उनमें 10% से ज़्यादा भारत के लोग हैं। मैंने बात जर्मन कारों से शुरू की है, तो जर्मनी का हाल भी देख लेते हैं। डेटा कंपेयर करेंगे तो दिखेगा कि जहां भारत में एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ती रही है, वहीं जर्मनी में ये आंकड़ा घटता गया है। जहां 2022 में जर्मनी में रोड एक्सीडेंट्स में 2776 मौतें हुई, वहीं भारत में 1,68,000 से भी ज़्यादा। और इनमें सबसे ज़्यादा तादाद थी 25 से 45 साल के लोगों की। वजह इसकी कई हैं। पहली तो यही कि वर्किंग पॉपुलेशन का सबसे बड़ा चंक यूथ का है, क्योंकि वो सड़क पर सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए दुर्घटना में मारे जाने का खतरा भी उन्हीं पर सबसे ज़्यादा है। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी। अगर बस और ट्राम का अच्छा ऑप्शन हो तो कोई क्यों घंटों ट्रैफिक में अपना वक्त बर्बाद करना चाहेगा। फिलहाल देश के कई शहरों में मेट्रो चलने लगी, इसमें भले ही भीड़ में जूझना पड़े, लेकिन खुद ड्राइव करने से तो बचा ही देती है। और दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की सड़कें भले ही आपको कारों से जाम दिखें, लेकिन करीब आधे लोग अभी भी 2 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं।
कार की तुलना में बाइक और स्कूटर से चलने वालों पर सड़क दुर्घटना में मारे जाने वालों का खतरा कई गुना ज़्यादा होता है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में कितना टाइम लगा था, और साथ ही ये भी कि इसमें आपका कितना खर्च आया था, क्योंकि यहाँ जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बहुत ही मुश्किल काम है। पहले आप पूरे दिन का फर्स्ट एड कोर्स कीजिए, फिर स्कूल की तरह क्लासरूम में जाकर थ्योरी की क्लासेस अटेंड कीजिए। 1.5 घंटे की 14 क्लासेस करने के बाद किताब का रट्टा मारिए, ऐप इस्तेमाल कीजिए और 1000 सवालों के जवाब याद कीजिए। फिर मॉक टेस्ट दीजिए और उसके बाद एग्जाम की डेट का इंतजार कीजिए। और अगर एग्जाम में पास हो गए तब जाकर आपको पहली बार स्टीयरिंग व्हील पकड़ने का मौका मिलता है। फिर कम से कम 12 ड्राइविंग क्लासेस, ज़्यादा से ज़्यादा की तो यहाँ कोई लिमिट नहीं है। ये करने के बाद आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर तय करेगा कि आप प्रैक्टिकल टेस्ट लेने के लायक हैं भी या नहीं। और उसके बाद भी बहुत कम ही होता है कि कोई पहली बार में टेस्ट क्लियर कर ले। 3-4 अटेम्प्ट्स के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है, और इस सब में 4 महीने से लेकर साल भर तक लग जाता है। और बाय द वे, कार के लिए ट्रेनिंग और टेस्ट अलग है, बाइक के लिए अलग है, ऑटोमेटिक कार के लिए अलग है, मैनुअल के लिए अलग है। इस सब के बाद भी आप 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं। इस दौरान अगर आपका गलती से 2 बार चालान कट गया तो प्रोबेशन 2 साल से बढ़कर 4 साल हो जाता है। तीसरी गलती और भी ज़्यादा भारी पड़ती है, क्योंकि उससे आपका लाइसेंस ही रिवोक हो जाता है। तो फिर दोहराइए पूरी की पूरी साइकिल फिर से। और इस सब का खर्च गेस कीजिए, 3000 से 5000 यूरो, यानी कुछ 3 लाख से 5 लाख रुपए के करीब। ऑनेस्टली मेरी ज़िंदगी की सबसे महंगी पढ़ाई थी ये। जर्मनी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां हाईवे पर कोई स्पीड लिमिट नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर हाईवे पर ज़्यादातर हाईवेज, बाकियों पर आप मैक्सिमम 130 की स्पीड पर गाड़ी दौड़ा सकते हैं। अब क्योंकि जर्मन गाड़ियां इस नो स्पीड लिमिट वाली रोड्स के हिसाब से बनाई जाती हैं, इसलिए उनकी बनावट, उनका पिकअप बहुत अलग होता है। इसीलिए यहाँ आपको इतनी लंबी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और शायद यही वजह है कि भारत में जब बिना एक्सपीरियंस वाले यंगस्टर्स ऐसी गाड़ियों का स्टीयरिंग व्हील हाथ में लेते हैं तो गाड़ी संभाल नहीं पाते हैं। और फिर वही होता है जो मुंबई में हुआ, बड़ौदा में हुआ, पुणे में हुआ। तो अब आप बताइए, आप कितने ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं? और आपको क्या लगता है, भारत में जा रही इतनी सारी जानों का असली जिम्मेदार कौन है? बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। नमस्कार।